what is the problem with the whiteboard? Are you having difficulty? Is it not visible or what? It is visible. Everything is clear. Okay, we are not getting No, what you're writing. I guess you are having situation, you are having some problem with your connection. Kindly refresh the meeting or end the meeting and rejoin it. You might solve the issue. Okay. So McLagan Committee, which was founded in 1914. Then the second important committee or commission at that point of time was Royal Commission on Agriculture. Royal Commission on Agriculture. Royal Commission on Agriculture. Now, this was formed in 1928, just before the world went into Great Depression. ठीक है? Third, now the third committee is after the Multi-Unit Cooperative Societies Act. This committee was called Cooperative Planning Committee of 1945. Cooperative Planning Committee of 1945. तो ये तीन मेजर कमिटीज हैं जिन्होंने 1904 से 1947 के बीच में कोऑपरेटिव्स के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम इसमें एक एक करके बात करेंगे। whosoever is this जिसका माइक ओपन है काइंडली म्यूट कर लीजिए। आई एम गेटिंग डिस्टर्बेंस। ओके, थैंक यू। तो नाउ राइट डाउन द हेडिंग। फर्स्ट इज मैक्लैगन कमेटी। मैक्लैगन कमेटी भी बोलते हैं इसको, जो भी आप बोलना चाहे। मैक्लैगन कमेटी। The first topic for today is McLaren Committee, which was founded in 1914. See, First World War had very bad effects on the growth of cooperatives. ठीक है ना, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी that First World War had adverse effects on growth of cooperatives. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कोऑपरेटिव्स की ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ा। ठीक है, बहुत बुरा असर पड़ा। क्यों पड़ा? वॉर बेसिकली अफेक्टेड द एक्सपोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स। वॉर की वजह से एक्सपोर्ट्स का बेसिकली जो वर्ल्ड ट्रेड था वो मतलब कुछ समय के लिए इट डिक्लाइंड एंड इट डिक्लाइंड शार्पली। जैसे मान लीजिए नॉर्मल टाइम्स में आई एम एक्सपोर्टिंग 100 बैग्स, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आई एम ओनली एक्सपोर्टिंग 20, 30, मे बी 40 बैग्स। तो डिक्लाइन बहुत शार्प था। इस डिक्लाइन की वजह से क्या हुआ, जो कैश क्रॉप्स थे उनके प्राइस पे भी असर पड़ा। ठीक है, प्राइस पे असर पड़ने से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी प्राइमरीली, उनके रीपेमेंट पे भी असर पड़ा। भाई सिंपल सी चीज है कि अगर कोई एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव है और उसके अंडर बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का मेन एजेंडा क्या होगा? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का मेन एजेंडा होगा दैट एग्रीकल्चर सेक्टर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देना। तो अब मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव चला रहा हूँ और सडनली प्राइसेस एकदम से क्रैश कर जाती हैं, या प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन प्राइसेस नहीं मिल रही हैं, तो जिन्होंने भी उस एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से लोन लिया होगा, जिनका भी क्रेडिट चल रहा होगा, दे विल फेस डिफिकल्टीज इन रीपेमेंट। उनको उसको रीपे करने में डिफिकल्टी आएगी, उनको रीपेमेंट करने में डिफिकल्टी आएगी। इसी सिचुएशन को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उनके ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था, उसी को स्टडी करने के लिए आपकी इस कमेटी को बनाया गया था। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का
एडवर्स इंपैक्ट क्या था? तो बेसिकली कि वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ कि जो डिपॉजिट्स थे कोऑपरेटिव्स में वो तो बढ़ रहे थे, लेकिन वॉर की वजह से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट्स और प्राइसेस का प्रॉब्लम हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स। भाई वॉर हो गया, देन तो ट्रेड बंद हो गया, तो एक्सपोर्ट्स पे बहुत बुरा असर पड़ा। इसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ा? प्राइसेस पे। जो कैश क्रॉप्स थे जो बेसिकली एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उन पे भी इफेक्ट हुआ। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा इंक्रीज्ड ओवरड्यूज ऑफ लोन्स, इंक्रीज इन ओवरड्यूज। भाई अगर मेरे को पैसे ही नहीं मिल रहे अपने प्रोड्यूस के, तो मैं लोन कैसे चुकाऊंगा? अब इसका बैड इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? प्राइमरीली एग्रीकल्चरल सोसाइटीज पे। ठीक है ना, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि ज्यादातर हमारे कंट्री में उस समय पे जो बेसिकली एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी वो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, और उसमें भी ज्यादातर एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स थी। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो पहला मोटिव कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने का गवर्नमेंट का था वो यही था कि हमें एक पैरेलल क्रेडिट सिस्टम बनाना है, ताकि पीपल आर नॉट बीइंग हैरेस्ड बाय प्राइवेट लेंडर्स। जो प्राइवेट लेंडर्स हैं, जो सूदखोर हैं, या जो महाजन सिस्टम है, उससे बचाने के लिए प्राइमरीली आपका ये कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना शुरू किया गया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स बंद हो गए, प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ा, प्राइस पे इंपैक्ट पड़ा, तो लोगों का रीपेमेंट कैपेसिटी खत्म हो गया। रीपेमेंट कैपेसिटी खत्म हो गया तो एग्रीकल्चर सोसाइटीज जो थी उनका ओवरड्यू बढ़ गया। भाई उनको जो पैसा वापस आना चाहिए था वो आ ही नहीं रहा। कहां से आएगा जब लोगों के पास है ही नहीं, तो वो कहां से देंगे? तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड मैक्लैगन के चेयरमैनशिप में इस कमेटी को बनाया गया। ये जो प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स को बेसिकली डिस्कस करने के लिए और सजेशंस देने के लिए देयर वाज अ कमिटी व्हिच वाज फाउंडेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडवर्ड मैक्लैगन। ठीक है ना, इनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, अगेन द टाइम पीरियड वाज अक्टूबर 1914। अक्टूबर 1914 को ये कमेटी बनी। इसका काम क्या था? इसका काम था टू स्टडी इसका काम क्या था? रिपीट करना है बिल्कुल। सी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो शार्प डिक्लाइन आया एक्सपोर्ट्स में, उसका बहुत बुरा असर एग्रीकल्चर मार्केट पे पड़ा। इस एग्रीकल्चर मार्केट पे बुरा असर की वजह से जो एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स थे, या प्राइमरली जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, उनको बहुत नुकसान हो रहा था। नुकसान क्यों हो रहा था? क्योंकि जो क्रेडिट सिस्टम था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा था। ब्रेक क्यों हो रहा था? ब्रेक इसलिए हो रहा था कि लोगों के पास पैसे नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो अपने ओवरड्यूज नहीं दे पा रहे हैं। ओवरड्यूज ना देने की वजह से एग्रीकल्चर सोसाइटीज जो है वो सफर कर रही है। इन सब को स्टडी करने के लिए और रिकमेंडेशंस करने के लिए कि किस तरीके से फ्यूचर में ये काम इस तरीके से ना हो, उसके लिए ही ये कमेटी बनी। ठीक है, इस कमेटी को टास्क ही यही दिया गया कि आपको भाई स्टेट कोऑपरेटिव्स को स्टडी करना है, और स्टेट कोऑपरेटिव्स को स्टडी करने के बाद आपको रिकमेंडेशंस देने हैं। आपको रिकमेंडेशंस ये देने हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसी कभी सिचुएशन आई तो हम उससे कैसे निपटेंगे। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आई तो हम उससे कैसे निपटेंगे, ये मेन एजेंडा है आपका। ठीक है, तो और आपको इसमें ये याद रखना है कि ये जो कमिटी थी, इसके जो रिकमेंडेशंस थे दे वर मेनली रिलेटेड टू क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। इस कमिटी के ज्यादातर रिकमेंडेशंस दे वर मेनली रिलेटेड टू क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट कोऑपरेटिव्स ही इस टाइम पीरियड में सफर कर रहे थे। ठीक है, तो
ये इस बैकग्राउंड में इस मैक्लैगन कमेटी की शुरुआत हुई, जिसको अक्टूबर 1914 में बनाया गया था. Task was to study the state cooperatives and recommend the certain measures which should be taken in order to avoid such issues or such conflicts in future. कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ तो हमें किस तरीके से प्रिपेयर रहना है. ठीक है, किस तरीके से प्रिपेयर रहना है. तो इसको देखते हुए इस कमेटी को बनाया गया. ठीक है, तो कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिए. कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिए. ठीक है, अब वो कौन कौन से रिकमेंडेशंस थे हम उनकी बात कर लेते हैं. लेट मी शेयर अ न्यू स्लाइड. अब मैक्लैगन कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या थे भाई? काम तो इनको दे दिया गया, तो अब ये कुछ रिकमेंड भी करेंगे. कि भाई क्या क्या करना चाहिए. पहला रिकमेंडेशन तो इन्होंने ये दिया कि हर प्रोविंस के लेवल पे every province should have a 3-tier credit structure. हर प्रोविंस में कोऑपरेटिव्स को हेल्प करने के लिए एक 3-tier स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है, 3-tier स्ट्रक्चर किस काम के लिए? 3-tier स्ट्रक्चर to provide short term and medium term finance. To provide short term और medium term finance. और नहीं, सॉरी, and short term and medium term finance to the sector. सोसाइटीज को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस मिल सके. अब ये 3-tier सिस्टम में क्या होगा? सबसे बेसिक लेवल पे तो प्राइमरीज होंगे. ठीक है, सबसे बेसिक लेवल पे तो प्राइमरीज होंगे. सेंट्रल कोऑपरेटिव्स बैंक जो है वो मिडिल टियर में होंगे, और प्रोविंशियल कोऑपरेटिव्स बैंक जो है वो सबसे ऊपर होंगे. वी विल हैव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, और तीसरा वी शुड हैव प्रोविंशियल कोऑपरेटिव्स बैंक. ठीक है ना? तो ये 3-tier का एक फाइनेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए हर प्रोविंस में, ताकि शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में सोसाइटीज को फाइनेंस मिल सके अगर उनको चाहिए. ठीक है, अगर उनको ये फाइनेंस चाहिए तो उनको ये फाइनेंस मिल सके. इसके लिए गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा. इसके अलावा उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स? उन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव्स में मेंबरशिप जो है वो नॉट मिनिमम 10 होनी चाहिए. 10 लोगों से नीचे का कोऑपरेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? पहला रिकमेंडेशन ये था कि हर प्रोविंस में एक 3-tier क्रेडिट स्ट्रक्चर हो गवर्नमेंट का, जो शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में फाइनेंस जो है सोसाइटीज को प्रोवाइड करे, ताकि उनको इस तरीके के मार्केट फ्लक्चुएशंस के टाइम पे क्रेडिट फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना हो. दूसरा रिकमेंडेशन कमेटी का ये था कि कोऑपरेटिव्स में कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए. ठीक है,
नॉट लेस देन 10 जो साथ में मिलके लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कम से कम 10 मेंबर्स हो, अगर वो इंडिविजुअली क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं तो मिनिमम 10 मेंबर्स कैन कम टुगेदर टू ऑब्टेन क्रेडिट, ठीक है ना। तो अगर उनको इंडिविजुअली क्रेडिट